क्या है पूरा मामला समझेंगे। अब ये ना सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, ये जो एक तरह से स्प्लिट वर्डिक्ट जो आया है, और हिजाब बहुत ही चर्चा का विषय रहा था तो अपने टाइम में। अभी जो पीछे जो फरवरी मार्च के हिसाब जो आसपास जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहा, तो इसको देखेंगे क्या है, व्हाट इज़ द स्प्लिट वर्डिक्ट, क्या होता है, व्हाट इज़ द हैपेंस द नेक्स्ट सच द केसेस, और अब इस केस में आगे क्या होगा, क्या हो सकता है, सारी चीज़ों को समझेंगे। तो ये हमारा जीएस पेपर 1 और 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इशूज रिलेटेड टू द वोमेन, तो जितने भी हमारी लेडीज से, जितनी भी हमारी जो वोमेन्स है, औरतों से रिलेटेड जितने भी ये इशू है, और द इंडियन सोसाइटी, इंडियन जुडिशरी, गवर्नमेंट प्लान एंड द पॉलिसी, सबसे इसको रिलेट करेंगे। देखते हैं स्प्लिट वर्डिक्ट ऑन द हिजाब। सुप्रीम कोर्ट द काउंट द डिलीवर्ड ए स्प्लिट वर्डिक्ट ऑफ द कर्नाटका हिजाब बैन केस। तो सब पहले समझते हैं इसको। देखिए पहले समरी के टाइप में समझा देता हूँ मैं आपको। तो गवर्नमेंट ने जो है ना 3 ऑर्गन की बात हो रही है यहाँ पे। ऑर्गन के जो गवर्नमेंट के जो ना 3 लेवल है, तो इसमें तो जुडिशरी हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, और कर्नाटक जो है, कर्नाटक गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस ली थी कि जो 2013 में एक एक्ट था उसके बारे में जो क्या विवाद था, क्या फिर ये मामला जो हाई कोर्ट पहुंचा, और ये फिर जो हाई कोर्ट के बाद जो ये जजमेंट दी है, फिर जो सुप्रीम कोर्ट में आया, फिर सुप्रीम कोर्ट के बाद जो अब इसका क्या हुआ है, आगे क्या होगा इसके फ्यूचर का, तो सारी चीज़ें देखेंगे एक एक दीवार। और देखो जिसको नहीं पता इसके बारे में, हिजाब के बारे में, तो हिजाब बाय एग्जाम दीप डालोगे तो हिजाब के ऊपर में मैंने 2-3 लेक्चर लिए हैं अच्छे तरीके से, क्या होता है पूरा, पहले क्या थी, तो सारी चीज़ें हम पीछे के मामले में नहीं जाएंगे आगे के, क्योंकि आगे करेंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्या है हिजाब पहनना हमारे लिए संविधान का जो एक संवैधानिक है या नहीं है, तो फ्रीडम ऑफ द रिलीजियस, तो आर्टिकल हमारा 25 से 28 के बीच में है, और फंडामेंटल राइट ऑन द रिलीजियस मैटर में उसके बाद अंदर में कहाँ पर जो फिट बैठता है। जो पिटिशनर जो याचिका डाली गई थी कर्नाटक हाई कोर्ट के खिलाफ, उसके अंदर में ये बात कही गई थी कि उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। जो यही साथ में जो स्प्लिट वर्डिक्ट जो आने से क्या होगा, और जिससे समझेंगे स्प्लिट वर्डिक्ट क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट के मामला चल रहा है और 2 जजों की इसमें सुनवाई कर रहे थे इसमें इस केस में। तो जब ये 2 जज एक साथ बैठते हैं तो उसे डिवीजन बेंच कहते हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 1 डे के एग्जाम के लिए एक यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, तो डिवीजन बेंच क्या होता है। क्योंकि देखो अभी ये क्या है, ये कंट्रोवर्सी में, चर्चा में, तो पूछा जा सकता है पॉलिटिक्स के हिसाब से। जो साधारण बड़े जो मामले होते हैं, जो साधारण बड़े मामले होते हैं, उनमें जज भी कहीं जो इवन नंबर में बैठते हैं, जैसे 2, 4, 6 इस तरह से नहीं बैठते उसमें कोई भी, तो उसमें जो ओड नंबर में बैठते हैं, इवन में नहीं बैठेंगे, ओड में बैठेंगे। तो ओड में कैसे 3, 5, 7, 11 इस तरह से बैठते हैं। और जब जो 5 से ज़्यादा जज बैठते हैं उसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होते हैं, क्या बोलते हैं, 5 से ज़्यादा जज बैठेंगे तो उसे बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, यानी कि संवैधानिक बेंच। हिजाब वाले केस में जो 2 जज बैठे हैं, दोनों ने अपनी जजमेंट दी है। एक ने तो यह फैसला दिया है कि जो पिटिशनर करता है उसके फेवर में सुनाया है, और जो हाई कोर्ट में जो बात वो जो इसने खारिज कर दिया और कहा है कि हिजाब पहनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पहन सकते हैं कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे जज ने अपने कहा है कि हिजाब इज नॉट द मैंडेटरी, तो हिजाब है कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जो आवश्यक नहीं है। यदि आप स्कूल में जो अपने आप हिजाब नहीं पहनते तो इससे कोई आपके धर्म का अनादर नहीं हो जाता, और न ही हिजाब के जो कहीं जो स्टैंड करते। और कहीं ना ये जो कहाँ बात करती है, ये हमारी जो ये जो जज हैं इनकी जो ये क्या करते हैं, ये इनकी बात जो हाई कोर्ट की जो बात को स्टैंड करती है। सोचो 2 जज हैं, दोनों अलग अलग जजमेंट दे रहे हैं, इसे जो स्प्लिट जजमेंट कहते हैं। स्प्लिट जजमेंट का मतलब समझ गए पहले से, तो ये बात होनी चाहिए क्लियर। जो कई बार दोनों जज का जो मत अलग जो सेम होता है, तो एक भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, यहाँ अलग अलग निकल के आए हैं। और जो अगर 4 जज होते हैं तो भी जो एक 1 साइड और दूसरा जो 2 साइड हो, तो भी ये जो स्प्लिट वर्ड जजमेंट की बात होगी इस तरह से। तो स्प्लिट जजमेंट यदि 3 होंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तीनों स्प्लिट जजमेंट में जो तो 2 एक तरफ होंगे, एक तरफ होंगे, कम से कम इस तरह से होगा। जो मेजोरिटी होगी उसको ले लिया जाएगा। तो स्प्लिट बेंच में अब तक की जो लार्जर बेंच हो जाएगा ये, अब ये स्प्लिट केस में अब तक का सबसे बड़ा। तो अब तक जो सुनवाई चल रही थी, तो थोड़े जज होंगे 2, तो इसमें जो थोड़े ज़्यादा और जज बैठाए जाएंगे। तो ये डिसाइड करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे जो है, ही इज द मास्टर ऑफ द दिस इज द रोस्टर। अभी तक वो जो केस जो अलॉट कर रहे हैं, अब हमारा मामला अब ये मामला है ना सीजीआई यूयू ललित जी के पास जो चला गया है। अब वो इसको देखेंगे, अब उसे क्या इसमें क्या करना है, या इसको डिसाइड करेंगे क्या केस कहाँ भेजना है। तो सारी चीज़ों को वो ये जो सीजीआई डिसाइड करेंगे। और 2013 में कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक एजुकेशन एक्ट के तहत कहा था कि सरकार हिदायत दे सकती है कि जो गवर्नमेंट को यूनिफॉर्म कैसी होगी, तो सरकार देख सकती है कि भाई किस तरह से, तो कि भाई यूनिफॉर्म कैसी होनी चाहिए। फिर जो कर्नाटक हाई कोर्ट, जो कर्नाटक गवर्नमेंट ने कहा कि जो हेड
जो स्कार्फ है पहन के आते हैं, जो यूनिफॉर्म का पार्ट नहीं है, उसके इसको बंद करो। हिजाब जो इस्लाम में है उसको पहनना जाता है। तो कर्नाटक जो गवर्नमेंट ने इस पर जो बैन लगा दिया। फर्स्ट इज नॉट, इट इज नॉट मैंडेटरी यूनिफॉर्म, ये मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ये बात बोली गई है कि कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। अब कुछ भी जो पिटिशनर करता है, कुछ पिटिशनर करता है जिन्होंने याचिका डाली है, तो याचिका ले रहे हैं, लेकर जो पहुंच गए हैं हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद पहुंचे तो सारी चीजें मैं एक थोड़ा सा मतलब ओवरव्यू बता रहा हूँ जिससे थोड़ा समझ में आ जाए बैकग्राउंड। तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो अपनी सुनवाई की और गवर्नमेंट के जजमेंट को जो स्टैंड किया कि जो गवर्नमेंट कह रही है सही कह रही है, स्कूल में जो इस प्रकार की कोई भी चीज जो ना ही पहने तो बेहतर है। फिर जो मामला जो हाई कोर्ट से कहाँ पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कुछ पिटिशनर करता वहां पहुंच गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्प्लिट जजमेंट दिया है। तो यहाँ तक की सारी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर जो रिलीजियस जो फ्रीडम्स और जो इंजीनियरियल जो टेस्ट होता है, तो ये वास्तव में ये चीजें कैसा धर्म होता है, उस धर्म में बहुत सारी ये चीजें जरूरी है नहीं है। ये अगर हिजाब के ना पहनने से कोई कम्युनिटी का अनादर होता है, या फिर कोई इस्लाम में कोई दिक्कत आ जाएगी, इस तरह के जो इस्लाम या उसे जो नहीं पहनता उसे इस्लाम से बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा टेस्ट किया जाता है। इसे जो इंजीनियरियल टेस्ट कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंजीनियरियल टेस्ट की बात की है, और नो ऑफ द केसेस आए हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ केसेस आए हैं। उन केसेस के बारे में जो हम चर्चा कर चुके हैं हिजाब वाले जो लेक्चर में, बहुत पीछे जो इस तरह के हैं, उसमें बहुत सारे केसेस पीछे की भी क्यों है कि उसमें जो पिन कर दिया मिल जाएगा, या फिर आप डाल सकते हैं वो जो हिजाब बाय एग्जाम दीप, तो इसमें मिल जाएगा आपका। यूवी ललित की जो इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर, यूवी ललित जो हमारे सीजी आई है, प्रेजेंट सीजी आई है, तो मास्टर ऑफ द रोस्टर है। वो हमने आंसर लिखना होता है, इसलिए हमें जो इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि बाकी जो आए तो उसे लिख दे, कम से कम लपेट दे। ऐसे नहीं कि देखो ये नहीं, देखो मेंस में आंसर लिखना होगा, ये नहीं कि भी ठीक है ये तो हिजाब है, ये सबको पता है, तो नॉर्मल सी चीजें हैं, ये नहीं। हमें अपने एग्जाम की दृष्टि से, यूपीएससी की दृष्टि से या उसकी दृष्टि से देखना होता है बीच का रास्ता। ऐसे नहीं कि नहीं भी वन साइड जा रहे हैं कि नहीं हम किसी रिलीजन का फॉलो कर रहे हैं, या उसको जो कर रहे हैं नीचा दिखा रहे हैं या ऊंचा दिखा रहे हैं, किसी को नहीं। हाँ, सब समान है, सबकी हमारे जो अपने अपने एग्जाम की दृष्टि से देखना है। भारत डेमोक्रेटिक देश है, यहाँ पर जजमेंट के पक्ष और जो विपक्ष में बहुत सारे लोग मिलते हैं। जजमेंट पक्ष में आए तो भी जो बहुत सारे लोग मिलेंगे, विपक्ष में आए तो भी बहुत मिलेंगे, क्योंकि देखो डेमोक्रेसी इंडिया में तो अपनी अपनी बात रखने का जो सबको जो एक तरह से अधिकार दिया गया है। एक पक्ष ने कहा कि जो हाई कोर्ट के आर्टिकल 19(1) का जो क्लोज ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द एक्सप्रेशंस, मतलब यहाँ यह कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमारा जो एक्सप्रेशन हमारे धर्म की ओर, और जो हमारा जो हेड स्कार्फ पहनते हैं, ये हमारे जो एक्सप्रेशन आर्टिकल 25 तो प्रोविजन 1 रिलीजियंस ऑफ द फ्रीडम का मतलब आप किसी भी धर्म को एक्सप्रेस कर और जो मान सकते हैं। यदि हाई कोर्ट में ये गए हैं, तो हमारे जो आर्टिकल 19 और जो 25(1) का जो हनन हो रहा है, इन्होंने बोला कि भाई इस तरह से हम पहन सकते हैं अपना कोई भी आर्टिकल 19(1) और जो 25, तो दोनों ध्यान रखना कौन कौन से आर्टिकल कहाँ यूज होते हैं। तो सारी चीजें ये इंपॉर्टेंट होती है, ये नहीं कि स्टोरी ध्यान रखनी है, तो स्टोरी की तरह इसको ध्यान रखना, रटना नहीं होता, समझना होता चीजों को। तो 15 मार्च को जो हाई कोर्ट ने कहा कि इट इज नॉट द एसेंशियल, तो ये कोई जो एक आवश्यक नहीं है। जैसे ही हमें जो हिजाब जो सुप्रीम कोर्ट जीएस से रिलेटेड है, ये मान की बात की करना हमें कर ली ये सारी चीजें। तो अब देखते हैं the Supreme Court order delivered the split or the verdict of Karnataka hijab ban. One of the two judges of the bench uploading the 15 March order, they are the Karnataka High Court of validity of the government ban and the cases of set of the High Court ruling. कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खंडित फैसला सुनाया, और जो वो पीठ के 2 न्यायाधीशों में से एक कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 15 मार्च को आदेश को बरकरार रखते हुए सरकार के प्रतिबंध को जो मान्य किया, और दूसरे ने उच्च न्यायालय के जो फैसले को रद्द कर दिया है। और द मैटर इज द डायरेक्टेड टू द प्लेस्ड बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ सीजीआई द यूवी ललित एंड द एप्रोप्रिएट ऑफ डायरेक्शंस। मामले के में जो दिए गए उचित निर्देशों के भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई यूवी ललित के समक्ष निर्देशित किया गया था। अब क्या है बैकग्राउंड, क्या है इसकी पृष्ठभूमि मैंने बता दी, एक बार इसको देख लेते हैं यहाँ पे भी, क्योंकि देखो हमें फैक्ट्स कुछ देखने होते हैं। ऑन द February of 5 जो कर्नाटका गवर्नमेंट पास द ऑर्डर ऑफ द सीरीज ऑफ पावर अंडर द सेक्शंस 133(2) एंड कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983। 5 फरवरी को जो कर्नाटका सरकार ने कर्नाटक शिक्षा अभियान जो 1983 की धारा 133(2) के साथ अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो आदेश पारित किया था, द प्रोविजन ग्रांट टू पावर्स टू स्टेट ऑफ द डायरेक्टिव टू द गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉलो। तो यह प्रावधान
है कि सरकार शिक्षण संस्थाओं को पालन करने के लिए निर्देशन जारी करने के लिए अधिकार देता है। तो इन द 2013 अंडर द प्रोविजन दिस इज द स्टेट ऑफ इश्यूड द डायरेक्टिव मेकिंग द यूनिफॉर्म्स ऑफ कंपलसरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। 2013 में जो है प्रावधान तहत जो राज्य के शैक्षणिक संस्थानों के लिए वर्दी अनिवार्य बनाने का निर्देश जारी किया है। द रेफरिंग टू द 2013 directive of the latest directives of speech they are the headcraft or note is the part of uniform। 2013 के निर्देश में हवाला देते हुए जो नवीनतम निर्देश निर्देशित करता है कि जो एक हेडक्राफ्ट जो हेड स्कार्फ है वर्दी का जो हिस्सा नहीं है, it state of the wearing the जो headcraft is not the essential religious participate for the Muslim and cannot the protected under the constitutions। तो इसमें कहा गया है कि मुसलमानों के लिए स्कार्फ पहनना एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है, इसे जो संविधान का तक जो तहत जो संरक्षित किया जाता है कि भी ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं इसको नहीं पहनेंगे तो कुछ दिक्कत आ जाएगी या उसे बाहर निकल दिया जाएगा या कुछ इस तरह से, ये सारी चीजें हमारे जो बहुत बात बोली गई है। द आर्गूमेंट अगेंस्ट द रूलिंग, तो क्या है जो फैसले के खिलाफ क्या तर्क है। द पेटिशनर हैव द आर्गूड द वियरिंग द हिजाब इज द एक्सप्रेशंस द प्रोटेक्ट अंडर द आर्टिकल 19(1)(a) एंड द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज द granted the right of freedom speech and expression। जो याचिकर्ता ने तर्क दिया है कि हिजाब पहनना संविधान के अनुच्छेद 19(a) के तहत जो संरक्षण अभिव्यक्ति है जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए गारंटी देता है। द इश्यूज इज थ्रो लीगल क्वेश्चंस द रीडिंग एंड फ्रीडम द रिलीजियस ऑफ वेदर आर द राइट ऑफ द हिजाब इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्टेड। यह मुद्दा धर्म के स्वतंत्रता के बढ़ते पढ़ने पर जो कानूनी सवाल पर उठता है, क्या जो हिजाब पहनने का अधिकार संवैधानिक रूप से संरक्षित है। कर्नाटका हाई कोर्ट द रूलिंग क्या है। ऑन द मार्च 15 द कर्नाटका हाई कोर्ट इज द डिसमिस्ड द पिटीशंस फिल्ड द सेक्शन ऑफ द मुस्लिम स्टूडेंट ऑफ द गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी। कर्नाटका हाई कोर्ट का फैसला क्या है। 15 मार्च को जो कर्नाटक जो उच्च न्यायालय ने कर्नाटक में उड़ीपी में जो गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी गर्ल्स के जो मुस्लिम छात्रों को वर्ग के द्वारा दायर है, तो गर्ल्स कॉलेज और द कर्नाटका यूडीपी seeking the permissions to wear the hijab inside the classrooms ruling is not the part of the census religions practice is the Islamic faith। याचिकर्ताओं का जो खारिज कर दिया है जिसमें जो कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति मांगी गई थी और यह फैसला करने के लिए आवश्यक धार्मिक अभ्यास का हिस्सा नहीं है इस्लामिक अवस्था में। इस तरह की बात कही गई है कि ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि इस तरह से पहनो या आप हिजाब पहनो, ये हमारी यूनिफॉर्म का पार्ट नहीं है, आप जो इस क्लास में नहीं पहन सकते, इस तरह की बात है। तो स्प्लिट वर्डिक्ट क्या होता है, विभाजित फैसला क्या होता है। ए स्प्लिट वर्डिक्ट इज द पास्ट व्हेन द बेंच ऑफ कैन नॉट बी डिसाइड द वे ऑफ द अदर केसेस आइदर द यूनिमोसिस ऑफ डायरेक्ट डिसीजंस ऑफ द मेजॉरिटी डर। तो एक विभाजित फैसला के लिए जो बेंच किसी भी मामले में सर्वसम्मति से या बहुमत से फैसले के दूसरे के तरीके फैसले नहीं कर सकती, तो विभाजित फैसले हो सकते हैं जिनकी संख्या सम हो। तो स्प्लिट वर्डिक्ट कैन ओनली द हैपन व्हेन द बेंच इज इवन द नंबर ऑफ द जजेस। तो ये क्या है, तो दिस इज द व्हाई द जजेस आर द unusually sit of the bench or numbers 3, 5, 7 etc and the important the cases even the through the two judges benches known as the division bench are not the uncommon। यही कारण है कि न्यायाधीश आमतौर पर जो महत्वपूर्ण मामलों के जो विषम संख्या 3, 5, 7 आदि के बेंच में बैठते हैं, भले चाहे 2 बेंच हो जिसे जो डिवीजन बेंच के रूप में जाना जाता है। ये असामान्य नहीं है कि ये भी कोई जो ऐसा नहीं है सामान्य बात है डिवीजन बेंच भी। आफ्टर द verdict के फैसले के बाद क्या होगा, in the case of the verdict the cases is the hardly the large bench of the which is the split of the verdict goes to three judge benches and the high court and the appeal can be the performed before the Supreme Court। in the case of hijab the verdict is the CGI who are the master of the roster and will the constitutes a new large of bench and hear the matter। ये विभाजित फैसले के मामले में जो है मामले की सुनवाई बड़ी बेंच द्वारा की जाती है कि जिस बड़ी बेंच को जो विभाजित फैसला कर दिया जाता है वह जो उच्च न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ हो सकती है या सर्वोच्च न्यायालय के जो समक्ष जो अपील की जा सकती है। हिजाब के फैसले के बाद में जो सीजीआई ने रोस्टर मास्टर है मामले में सुनवाई के लिए बड़ी बेंच का जो गठन करेगा। और जो अर्लियर केसेस ऑफ द स्प्लिट वर्डिक्ट, तो इससे यानी कि ये पहली बार है, इससे पहले भी जिस तरह के विभाजित फैसले आए हैं। तो जो मई दिल्ली उच्च न्यायालय की 2 जो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने जो
जो भारतीय दंड संहिता आईपीसी के वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ताओं के एक में से जो इसको विवादित फैसला दिया था, एक ने इसका फेवर किया था, एक ने इसका फेवर नहीं किया था। तो जो टीटीवी दिनांक 2018 के प्रतिनिधिष्ठा के मामले अन्ना मुद्रक जो विधायकों के अयोग्यता चुनौती के मद्रास में उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच ने इसका आदेश दिया था। तो ये तो हुआ सारा चीजें। देखो ये अब इससे रिलेटेड देखो सर्च देख लेते हैं। द फंडामेंटल राइट ऑफ द रिलीजियस ऑफ फ्रीडम, तो ये the remote cases of essential education practice test and the Supreme Court cases related to the freedom of the religious। तो देखो पॉलिटी की बात है, तो पॉलिटी की बड़ी दिक्कत है यारो बच्चों। आपको जो है ना यार बच्चों है ना, आपको जो आर्टिकल याद करना हो, देखो जो हर चीज़ है ना एक करने का तरीका होता है। मुझे याद है कि जब मैंने ज्योग्राफी पढ़ाना स्टार्ट किया था ना, तो चीज़ें बहुत अलग सी थी, बहुत सारी चीज़ें अलग सी लगती थी। सारे बच्चे वो बहुत सारे बच्चे, और क्या मैं भी उनमें से एक हूँ कि जो ज्योग्राफी जो बहुत सारा अलग वही हार्ड लगता था। अगर आप जो इसे है ना, इसे यूजुअली यूपीएससी में मुझे सबसे पहले ना किसी सब्जेक्ट ने अगर सबसे ज़्यादा डराया है तो उसके लिए शुरुआत किया है, तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है इकोनॉमिक्स। मुझे डराया था इकोनॉमिक्स ने सबसे पहले। तो इकोनॉमिक्स है, तो जैसे कैसे डराया, सबसे पहले पता है कि जो सबसे पहले पता है आपको कि अभिनव सर जो पढ़ाते थे, मुझे और मैं एक सवाल लेकर गया उनके साथ, उनके पास जो लेकर चला गया कि यार सर जी मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा सवाल। उन्होंने कहा कि अभी नहीं होगा, अभी समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा कि और कब होगा ये, तो मेरे से नहीं होते थे, वो कराते थे, वो अच्छा पढ़ाते थे, मेरे से नहीं हो पाते थे सवाल। तो मैंने जो बड़ी टेंशन में आता था कि यार क्या होगा पता नहीं। जैसे करके मैंने जो खुद पढ़ना स्टार्ट किया, फिर अलग अलग जो रिसोर्सेज कलेक्ट किए, पढ़ना स्टार्ट किया। तो इकोनॉमिक्स का डर जो साधारणतः बात करूँ यूपीएससी की तैयारी में, एक आम बच्चे को जो ग्रामीण क्षेत्र में से होता है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स से होती है। और मैं गारंटी लेता हूँ, लिख के ले लो कि भाई जो चाहे जो हो, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या फिर आपसे सबसे पहले जो उसे भी सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी इकोनॉमिक्स में आएगी। और मैं सबसे पहले जो अपने अर्लियर डेज में जो मैं समझ गया था, जैसे तो स्टार्टिंग थी मेरी कि भाई मेरे को इसमें प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक्स में पार्ट मेरा कमजोर है, तो मैंने इस पर बहुत सारी मेहनत की, इकोनॉमिक्स मेरा जो स्ट्रॉन्ग हो गया। फिर जो जिस सब्जेक्ट ने मेरे को सबसे ज्यादा डराया था उसमें था ज्योग्राफी, नंबर आता 2 पे आता है। मुझे याद है कि जो मेरा जो प्रीलिम्स में सिर्फ 21 दिन बचे थे, तो ज्योग्राफी जो पढ़ने में बैठा तो 2-3 बुक लेकर आया, फिर बैठा और स्टार्टिंग जो 6-7 दिन जो कुछ मेरे को समझ में नहीं आया, तो लगभग 15 दिन के आसपास जो मैप सारी चीज़ें ऐसी जो, पर मैं जो आपको बता रहा हूँ कि 15 दिन मैंने अपने आप को ना अंदर बंद कर लिया, बिल्कुल एकदम कमरे में अंदर बंद कर लिया, यार मैं करके छोड़ूंगा। ऐसी चीज़ें कौन सी है जो नहीं होगी यार मेरे से। तो फिर मैं जो 15 दिन के बाद जो मैंने अपने आप को पाया कि जो इफेक्ट ये देखा कि आज मैं जो आपको ज्योग्राफी ये पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी सब्जेक्ट भी पढ़ा रहा हूँ। ऐसा ही नहीं है कि जब मैंने जो ज्योग्राफी स्टार्ट की तो बहुत सारे बच्चों को जो कम समझ में आता था, पर जो आज मैं जो प्रॉपर्ली इस बात से कहता हूँ कि जो ज्योग्राफी के अंदर जो बच्चों का एक जो ट्रेडमार्क स्टार्ट हो गया है कि ज्योग्राफी तो ऐसी है, अब जो इतनी आसान समझते हैं कि ज्योग्राफी तो कर ले जाएंगे। मेरे पास जो इतने मैसेज और जो मेल आते हैं कि मज़ा आ गया सर ये मैं ज्योग्राफी से, कि आज ज़्यादातर तो देखो पता ही नहीं होता आधों को, तो ज्योग्राफी में कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखो कुछ भी जो बहुत सारे अच्छे से समझ में आती है और अब अच्छे से उसे समझा पाएंगे जो बहुत सा है। मैं आपको ऐसी एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो हर सब्जेक्ट का जो ऐसा ही माहौल है, जिसे आप जो सोचते हैं एक बाउंडर समझते हो कि भाई ये ज़्यादा हुआ है इस तरह से, तो वो आपको उतना ही डराता है। उसे आप अच्छे से उतना ही समझना है, अच्छे से करना है। बस जो आपको एक सही पढ़ने का तरीका आना चाहिए। आपको अगर यह सही पढ़ने का तरीका आ गया ना, तो आप ना समझ जाते हैं कि जो आपके अंदर कि क्या डर है, कुछ बाहर निकालना है। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं आएगी, कोई विघटन नहीं आएगा, कोई जो इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप है ना मान के चलो आपको वो सही तरीका समझ नहीं आया तो आप कुछ भी कर लो तो कुछ भी नहीं हो सकता। देखो सही बताओ, पॉलिटी के अंदर जो पॉलिटी सबसे आसान सब्जेक्ट है, पर पॉलिटी की जो प्रॉब्लम्स है ना, बहुत सारे जो आर्टिकल्स याद नहीं कर पाते, उसके बाद में जो बहुत सारी चीज़ें जिन्हें यूज करना होता है, मीन्स में भी लिखना होता है, जो सही इस्तेमाल करना होता है, सही जो बहुत सारे केसेस आते हैं पॉलिटी में साधारण सब पढ़ते हैं। लेकिन जो मज़ा तब है, कब मज़ा है, देखो जैसे ये फ्रीडम्स ऑफ द, जैसे देखो ये केस आया था, तो इसमें जो द फंडामेंटल राइट्स, रिलीजन्स फ्रीडम्स, और जो ये श्रीमुट का केस जो इससे रिलेट करें, आर्टिकल 25 को इससे रिलेट करा, आर्टिकल 19 को इससे रिलेट करा, तो क्या होते हैं सारी जितने जजमेंट हैं उनको इसके सारे साथ रिलेट किया, तो ये होता है सही से पढ़ना। तो सुप्रीम कोर्ट केसेस द केसेस रिलेटेड द फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। तो आपने देखा हो कि ज़्यादातर जो पॉलिटी पढ़ाते हैं ना, लक्ष्मीकांत का जो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर देते हैं, और ये आप
यही करते हैं कि लक्ष्मीकांत की बुक खरीदी और सबसे पहले एक एक चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब जो 1, 2, 3, 4 तक पढ़ते हैं फिर आपको नींद आने लगती है। लेकिन आपको जो फर्स्ट और जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ इस तरह से कह के जो ये कह सकते हैं कि नहीं मेरे को 6 के बाद नींद आती है, तो झूठ मत बोलना। तो आती सबको है। बहुत सारे जो बच्चे हैं ना बताएंगे कि हमें जो 6 चैप्टर के बाद नींद आ रही है। तो हो सकता है कि भाई किसी को 4 के बाद आ रही है, किसी को 6 के बाद आ रही है। आपको नींद आने का कारण क्या है पता है? इसके पीछे कभी सोचा है? पता है आपको जो इंटरेस्ट जीरो है इसमें, जो आपको मजा नहीं आ रहा है। और जब तक मजा नहीं आ रहा है ना तो आपको समझ नहीं आ रहा। और जब समझ नहीं आ रहा तो दुनिया में सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होता है पता है? जो आउटपुट। यदि रिजल्ट नहीं आ रहा है ना कोई भी, तो आदमी अपने आप को जो मोटिवेशन नहीं रख सकता। मान लो कि जो डेली वीडियो मैं बनाता हूँ इस तरह से, और जो आप देखते हैं, और सपोज करो आप जो उस पर जो वीडियो पर लाइक ना करें और शेयर ना करें और कमेंट ना करें, तो मैं क्या हो जाऊंगा? मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा कि रिजल्ट तो कुछ आ ही नहीं रहा भाई। तो भाई लेकिन जैसे 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 मैंने उसमें जो मजा आने लगेगा आपको, जो मैं काम भी करूंगा, ठीक है, मान लिया मोटिवेशन की भाई इस तरह से फिर नई नई चीजें उसमें करने की कोशिश करेंगे, तो मैं मोटिवेशन के साथ मुझे उसमें काम करूंगा, उसके साथ उसको जो मेरे को फायदा होगा। और एक चीज होती है ना, और ये एक एक चीज होती है ना जो आगे चलती रहती है और आगे आपको बढ़ाती रहती है। तो देखो ये सारी चीजें हो गई, ये मैंने समझा दिया क्या क्या कैसे कैसे क्या होगा। तो देखो हिंदी का देख लेते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकार क्या है? सियूर मठ मामला और जो आवश्यक धार्मिक अभ्यास परीक्षण, सर्वोच्च न्यायालय के धर्म और स्वतंत्रता से संबंधित मामले। और जो इसमें प्रीलिम स्पेसिफिक देख लेते हैं। व्हाट इज द स्प्लिट वर्डिक्ट, व्हाट इज द हैपेंस, व्हाट हैपेंस आफ्टर द स्प्लिट वर्डिक्ट, क्या होगा इसके बाद क्या होगा? आर्टिकल 19 ए एंड द आर्टिकल 21 जो फर्स्ट है द डेफिनेशंस स्टेट अंडर द आर्टिकल 12। और जो आर्टिकल 13 इज द रिलेटेड, तो ये। और जो जो ईमेल केस क्या है भाई? देखो बीजो ईमेल केस मामला, सारी चीजें देख लेते हैं। स्प्लिट ये जो हिंदी वर्जन है। और देखो मेन के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इस पे बात करते हैं। व्हाट इज द रिसेंट हिजाब, बहुत ज्यादा चर्चा में इश्यूज, दिस इज द डिस्कस द सिग्निफिकेंस, देखते हैं सिग्निफिकेंस द फ्रीडम्स ऑफ रिलीजन एंड एसेंशियल द प्रैक्टिस टेस्ट। हाल ही में जो जो हिजाब का मुद्दा है, धर्म की स्वतंत्रता आवश्यक जो आवश्यक जो अभ्यास